सवाल आता है कि इस 10th शेड्यूल को लाया क्यों गया। इसको लाया गया टू प्रिवेंट ईविल और मिसचीफ ऑफ पॉलिटिकल डिफेक्शंस। पहले क्या होता था कि कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कोई भी मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर बड़ा इजीली अपने पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ के किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी में चला जाता था। जिस पॉलिटिकल पार्टी के टिकट पर जीत के वो आया, उस पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ के बड़ा इजीली दूसरे पॉलिटिकल पार्टी में चला जाता था। अब सोचो, ये जो वोट डालने वाला इंसान है, जो वोटर है, उसके साथ में कितना बड़ा धोखा है। उस वोटर ने आपको वोट दिया था क्योंकि आप कांग्रेस के टिकट पे या बीजेपी के टिकट पे या किसी भी XYZ पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ रहे थे। एक अलाइनमेंट उसका पार्टी की पॉलिसीज के साथ में भी था, पार्टी की आइडियोलॉजी के साथ में भी था, लेकिन आप जीतने के बाद बड़ा इजीली किसी दूसरी पार्टी में चले गए। वोटर के साथ भी धोखा है। और दूसरा जो बड़ी चीज़ थी वो था पॉलिटिकल करप्शन। ये जो स्विच की जा रही थी पार्टी, ये स्विच क्यों की जा रही थी? इसके पीछे रीज़न था या तो ऑफिस का लालच, या कोई मटेरियल बेनिफिट, या कोई अदर सिमिलर कंसीडरेशन। ये जो दूसरी पार्टी है जिसमें आप जा रहे थे, वो आपको बोल रही थी कि आप हमारी साइड में आ जाओ, आपको मिनिस्टर बना देंगे। आप हमारी साइड में आ जाओ, आपको 10 करोड़ रुपए दे देंगे। आप हमारी साइड में आ जाओ, आपके ऊपर ये जो ED CBI का केस चल रहा है, इसको बंद करा देंगे। इस पॉलिटिकल करप्शन को कर्व करने के लिए, इस पॉलिटिक्स को थोड़ा एथिकल, थोड़ा मॉरल बनाने के लिए इस 10th शेड्यूल को लाया गया था। इनफैक्ट एक टाइम पे तो कहावत चलती थी, आया राम गया राम। पॉलिटिकल लीडर्स ऐसे ऐसे करके स्विच कर रहे थे पार्टीज को, कभी यहाँ है, कभी यहाँ है, कभी यहाँ है। और इस सब के पीछे रीजन था पॉलिटिकल करप्शन। इस पॉलिटिकल करप्शन को कम करने के लिए लाया गया 10th शेड्यूल को। इनफैक्ट राजीव गांधी, जो कि उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने कहा कि इट इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स क्लीनिंग पब्लिक लाइफ, टुवर्ड्स क्लीनिंग पॉलिटिकल लाइफ। इसके एडवांटेजेस क्या रहे? एक तो इट प्रोवाइड्स ग्रेटर स्टेबिलिटी। अब पॉलिटिकल पार्टीज को डर नहीं है कि हमारे जो लीडर्स हैं वो करप्शन के चलते इधर उधर चले जाएंगे। अब एक स्टेबिलिटी है, उनमें थोड़ा सा ये कॉन्फिडेंस है कि चलो इतने MPs हमारे हैं तो कम से कम इतने तो रहेंगे। बिकॉज अब उस MP के दिमाग में भी डर है कि अगर मैंने स्विच किया तो एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत मेरी मेंबरशिप भी चली जाएगी। तो एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ गई है। जो लोग सरकार में हैं वो भी थोड़े स्टेबल हैं, जो लोग अपोजिशन में हैं वो भी थोड़े स्टेबल हैं। उनको डर नहीं है कि अब हमारी पार्टी के मेंबर्स को कोई दूसरी पार्टी लेके चली जाएगी अपने साथ में। पहले तो क्या होता था, पहले तो आपने जीते 50 सीट्स को, उसमें से 30 को ले गई कोई दूसरी पार्टी, पैसे के दम पे या डर के दम पे या किसी और लालच के दम पे। आप जीते लेकिन उसके बाद भी नहीं जीते। बट अब एंटी डिफेक्शन लॉ आ गया है तो एक ग्रेटर स्टेबिलिटी मिलती है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को। दूसरा, इस एंटी डिफेक्शन लॉ में मर्जर की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। अगर 2/3 मेंबर्स ये कह रहे हैं कि यार हमें पार्टी छोड़नी है ये वाली और दूसरी पार्टी के साथ में रीअलाइनमेंट करना है, मिलना है, तो ये जो डेमोक्रेटिक रीअलाइनमेंट की फैसिलिटी है ये भी प्रोवाइड की गई है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही एब्सोल्यूट ब्रैकेट लगा दिया हो कि आप जा ही नहीं सकते हो। अगर आपकी पॉलिटिकल पार्टी के 2/3 मेंबर्स ये कह रहे हैं कि नहीं साहब हमें अपनी पार्टी छोड़नी है और दूसरी पार्टी में जाना है, तो वो मर्जर की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की गई है। मतलब दोनों चीज़ों को बैलेंस किया गया है। तीसरा जो ऑब्वियस है, इट रिड्यूसेस करप्शन एट पॉलिटिकल लेवल। ये जो करप्शन हो रहा था, ऑफिस, मटेरियल बेनिफिट्स या अदर सिमिलर कंसिडरेशंस, जिनकी वजह से लोग अपनी पार्टीज को स्विच कर रहे थे, मेंबर्स अपनी पार्टीज को स्विच कर रहे थे, वो अब खत्म हुआ है, वो अब कम हुआ है। एंड इट ऑल्सो गिव्स क्लियर कट कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन टू एग्जिस्टेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। इससे पहले कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी पॉलिटिकल पार्टीज की बात नहीं की गई है। सब चीज़ों के बारे में बात की गई, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में कोई बात नहीं की गई। पहली बार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पॉलिटिकल पार्टीज की बातचीत कहाँ की गई? एंटी डिफेक्शन लॉ में की गई। तो एक तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज के एग्जिस्टेंस को कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन भी मिलता है इस एंटी डिफेक्शन लॉ से। एडवांटेजेस क्या हैं? ग्रेटर स्टेबिलिटी, मर्जर की फैसिलिटी, पॉलिटिकल करप्शन कम होना और पॉलिटिकल पार्टीज के एग्जिस्टेंस को कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन मिलना। लेकिन कुछ क्रिटिसिज्म भी है। एक तो डिसेंट और डिफेक्शन के बीच में डिफरेंशिएशन, डिफरेंस अच्छे से क्रिएट नहीं किया गया है। हाँ, हम मानते हैं कि ज़्यादातर डिफेक्शन होता है पॉलिटिकल करप्शन के चलते, लेकिन कभी कभार जेन्युइन डिसेंट हो सकता है। कभी कभार किसी पॉलिटिकल लीडर को जेन्युइनली अपनी पार्टी से शिकायत हो सकती है, उसकी पॉलिसी से शिकायत हो सकती है,
लेकिन अब क्योंकि आप एंटी डिफेक्शन लॉ लेकर आ गए, वो अगर किसी दूसरी पार्टी में जाएगा तो उसकी मेंबरशिप छिन जाएगी, इसलिए अब आवाज़ ही नहीं उठा पा रहा है वो। तो ये जो राइट टू डिसेंट है लेजिस्लेटर का, ये जो फ्रीडम ऑफ कंसाइंस है, इसको छीन लिया गया है। अब उसके ऊपर प्रेशर है, ये माना जा रहा है, ये पता है हमें कि ज़्यादातर जो लीडर्स हैं वो डिफेक्शन के चलते, वो पॉलिटिकल करप्शन के चलते अपनी पार्टी को स्विच करते हैं। लेकिन वो एक पॉलिटिकल लीडर जिसको जेन्युइन शिकायत है अपनी पॉलिटिकल पार्टी से, जिसको डिसेंट है, उसकी आवाज़ को दबा दिया गया है इस एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत। दूसरा प्रॉब्लम क्या है, इंडिविजुअल डिफेक्शन को तो आप बोल रहे हो कि ये गलत है, लेकिन ग्रुप डिफेक्शन आपने अलाउ कर दिया है, मर्जर आपने अलाउ कर दिया है। मतलब 2/3 मेंबर्स अगर जाना चाह रहे हैं तो जा सकते हैं, लेकिन एक अकेला आदमी अगर जाएगा तो उसकी मेंबरशिप को छीन लिया जाएगा। इसका एक पॉजिटिव साइड है जब अपन ये कहते हैं कि इट अलाउज डेमोक्रेटिक रीअलाइनमेंट ऑफ पार्टीज, लेकिन नेगेटिव साइड भी है कि इंडिविजुअल के लिए अलग कानून क्यों और ग्रुप के लिए अलग कानून क्यों। इसके अलावा इट डज नॉट प्रोवाइड फॉर एक्सपल्शन ऑफ लेजिस्लेटर फ्रॉम हिज पार्टी फॉर हिज एक्टिविटीज आउटसाइड लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर के अंदर क्या नहीं कर सकते हैं, किन बेसिस पे किसी भी मेंबर को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, वो तो बता दिया एंटी डिफेक्शन लॉ ने। लेकिन लेजिस्लेचर के बाहर कोई भी मेंबर कुछ भी कर रहा है, उसके बारे में कोई बात नहीं करता है एंटी डिफेक्शन लॉ। लेजिस्लेचर के बाहर आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से मिलो, किसी से भी पैसा खाओ, कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, उसकी कोई बातचीत नहीं की गई है एंटी डिफेक्शन लॉ में। इंडिपेंडेंट मेंबर और नॉमिनेटेड मेंबर्स के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन किया गया वो भी बड़ा इलॉजिकल है। इंडिपेंडेंट मेंबर को बोल दिया गया कि आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे ज्वाइन नहीं कर सकते हो, लेकिन नॉमिनेटेड मेंबर को बोला गया कि विद इन 6 मंथ्स, विद इन 6 महीने अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये समझना डिफिकल्ट है कि ऐसा क्यों किया गया। भाई दोनों ही मेंबर्स हैं, इनफैक्ट इंडिपेंडेंट मेंबर तो चुनाव लड़के आया है, नॉमिनेटेड को तो आपने नॉमिनेट किया है, उसको फैसिलिटी दे दिया आपने। अब प्रोबेबिलिटी ज़्यादा क्या है कि आपने नॉमिनेट किया है तो वो आपकी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करेगा, ज़्यादा चांसेस तो इसी के हैं। तो ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों किया गया, ये भी समझ से बाहर है। कुछ लोग इस चीज़ पे भी सवाल उठाते हैं कि ये जो लास्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी दी गई है डिफेक्शन के क्वेश्चन पे, वो दी गई है प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस को, और इसमें 2 प्रॉब्लम्स हैं। एक तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर कितना इम्पार्शियल है, कितना ऑब्जेक्टिव है, उस पर सवाल है। बिकॉज ये जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है ये कल तक किसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा था, अब इसको प्रिसाइडिंग ऑफिसर बना दिया गया, एकदम से ये कितना इम्पार्शियल हो जाएगा, उस पर सवाल है, उस पर क्वेश्चन है। और दूसरा, ये जो डिफेक्शन का केस है, इसके लिए प्रिसाइडिंग ऑफिसर को लीगल नॉलेज भी नहीं है, एक्सपीरियंस भी नहीं है, एक्सपर्टीज भी नहीं है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर कोई कानून का जानकार थोड़ी है, वो एक लीडर है, और लीडर जरूरी थोड़ी है कि उसको पता हो कि क्या लॉज हैं, उसको पता हो कि क्या एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड हैं ऐसे केसेस को एडजुडिकेट करने के लिए। तो वहाँ भी सवाल उठता है। एडवांटेजेस भी हैं लेकिन क्रिटिसिज्म भी है। जो मेजर क्रिटिसिज्म है मेरे हिसाब से वो ये वाला है, डिसेंट और डिफेक्शन में डिफरेंस नहीं कर पाते हैं अपन। डिफेक्शन मान लिया गलत है, लेकिन कोई जेन्युइन डिसेंट भी हो सकता है। कोई पॉलिटिकल लीडर जेन्युइनली अपनी पार्टी की पॉलिसी से, उसके आइडियोलॉजी से या उसके कामकाज करने के तरीके से आज अग्री नहीं कर रहा हो। फिर उसके अलावा ये जो इंडिविजुअल डिफेक्शन है, ग्रुप डिफेक्शन है, इसमें डिस्क्रिमिनेट किया गया है। एक जो बड़ा क्रिटिसिज्म है, जो कि होना भी चाहिए, कि इंडिपेंडेंट मेंबर और नॉमिनेटेड मेंबर्स के बीच में ये जो डिस्क्रिमिनेशन किया गया, ये बड़ा इलॉजिकल है। फिर आउटसाइड लेजिस्लेचर जो भी मेंबर्स की एक्टिविटीज़ हैं उनके बारे में कोई बात नहीं करता एंटी डिफेक्शन लॉ। और प्रिसाइडिंग ऑफिसर को लास्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी बनाया गया, इसका भी अपना क्रिटिसिज्म है। जो बड़ा क्रिटिसिज्म है वो है कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो कितना इम्पार्शियल होगा, इस पर सवाल उठता है। और इस बैकड्रॉप में फिर 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 को लाया गया। क्यों लाया गया, इसके पीछे के रीजंस क्या थे? बिकॉज 1985 में जब एंटी डिफेक्शन लॉ को लाया गया तो उसके बाद से कॉन्स्टेंटली ये डिमांड उठ रही थी कि एंटी डिफेक्शन लॉ को और मजबूत किया जाए, कुछ अमेंडमेंट्स लाए जाए। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि जिस गोल के साथ में इस एंटी डिफेक्शन लॉ को लाया गया था कि ये डिफेक्शन को प्रिवेंट करेगा, उसको पूरी तरीके से एंटी डिफेक्शन लॉ अचीव नहीं कर पाया है। अभी भी डिफेक्शंस देखने को मिल रहे हैं। अपन ने तो पिछले 5-10 साल में खूब सारी कहानियां सुनी हैं डिफेक्शंस की भी,
केसेस भी चल रहे हैं, पूरी की पूरी पार्टी टूट गई हैं, तो पूरा डिफेक्शन का जो क्रक्स है, जो गोल है, वो अचीव नहीं कर पाया ये एंटी डिफेक्शन लॉ, ये आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा था। और फिर एक क्रिटिसिज्म ये भी था कि आपने ये जो इंडिविजुअल डिफेक्शन है इसको तो पनिशेबल बना दिया, लेकिन ये जो ग्रुप डिफेक्शन है इसको पनिशेबल नहीं बनाया है, इस बेसिस पे भी क्रिटिसिज्म हो रहा था। इनफैक्ट उस दौरान बहुत सारी जो कमेटीज बनी थी वो भी कुछ ऐसा ही रिकमेंड कर रही थी, जैसे कमेटी ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, जो कि दिनेश गोस्वामी कमेटी थी, जिसको बनाया गया था 1990 में, जिसकी रिपोर्ट 1990 में आई। लॉ कमीशन की 170th रिपोर्ट आई थी रिफॉर्म ऑफ इलेक्टोरल लॉज के ऊपर 1999 में। नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिपोर्ट आई थी 2002 में, और इन सब ने रिकमेंड किया था कि ये जो स्प्लिट वाला प्रोविजन है, 1/3 मेंबर्स, अपन ने पिछले वाले सेशन में पढ़ा है कि 1/3 मेंबर्स अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी से स्प्लिट होके जाते हैं और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो वहां पे डिफेक्शन अप्लाई नहीं होता है। इस स्प्लिट वाले प्रोविजन को हटाने के लिए, डिलीट करने के लिए इन सभी कमेटीज ने अपनी रिपोर्ट्स में कहा था। इसके अलावा नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने यह भी कहा कि जो भी डिफेक्टर है उसको और पिनलाइज किया जाना चाहिए, उसको किसी पब्लिक ऑफिस में एज अ मिनिस्टर या किसी भी पब्लिक ऑफिस में जहां से रेम्यूनरेटिव पॉलिटिकल पोस्ट के तौर पे उसको रेम्यूनरेशन मिलेगा, उसमें भी उसको अपॉइंट नहीं किया जाना चाहिए, उसको डिबार कर दिया जाना चाहिए। मतलब मेंबरशिप तो छीन ही लो, उसके बाद मिनिस्टर भी नहीं रह सकता है वो, और किसी भी ऐसी रेम्यूनरेटिव पॉलिटिकल पोस्ट, ऐसी पब्लिक ऑफिस जहां से उसको रेम्यूनरेशन मिलेगा, उसमें भी उसको अपॉइंट नहीं किया जाना चाहिए। कितने टाइम के लिए? एटलीस्ट फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द रिमेनिंग टर्म ऑफ एग्जिस्टिंग लेजिस्लेचर और अंटिल नेक्स्ट फ्रेश इलेक्शंस विच एवर इज अर्लियर। या तो जितना टर्म बचा हुआ है एग्जिस्टिंग लेजिस्लेचर का उतने टर्म के लिए उसको डिबार किया जाना चाहिए, या फिर अगर फ्रेश इलेक्शंस पहले हो जाएं तो फ्रेश इलेक्शंस तक उसको डिबार किया जाना चाहिए। इनफैक्ट NCRWC ने यह भी कहा कि ये जो लार्ज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अपॉइंट किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, इनके ऊपर भी सीलिंग लगानी चाहिए, एक नंबर फिक्स कर देना चाहिए कि इससे ज़्यादा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं हो सकते हैं। बिकॉज डिफेक्शन का एक बहुत बड़ा कारण क्या था कि आप हमारे पार्टी में आ जाओ, हम आपको मिनिस्टर बना देंगे, और मिनिस्टर्स कितने हो सकते हैं उसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है। सबको खुश कर रहे हैं, सबको लेके आ रहे हैं, सबको बना रहे हैं मिनिस्टर, पोर्टफोलियो नहीं बचे लेकिन मिनिस्टर बनाए जा रहे हैं। तो ये जो हमारा नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, इसने ये भी कहा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ऊपर भी एक सीलिंग लगनी चाहिए, और इन्होंने रिकमेंड किया कि मैक्सिमम 10% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ पॉपुलर हाउस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो सकते हैं। मतलब लोकसभा में जितनी स्ट्रेंथ है 545, उसका 10% हो सकते हैं। किसी भी स्टेट के लेजिस्लेचर में, लेजिस्लेटिव असेंबली में जितनी स्ट्रेंथ है उसका 10% काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो सकते हैं। ये रिकमेंडेशन दी इस NCRWC ने। और फिर इस बैकड्रॉप में 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 को लाया गया। प्रोविजंस क्या थे, और ये सारे प्रोविजंस अपन ने पढ़े हुए हैं। एक तो बोला गया कि सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं वो 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। लोकसभा की स्ट्रेंथ है 545, इसके 15% हो सकते हैं सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर। उससे ज़्यादा मेंबर्स को सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में मिनिस्टर नहीं बनाया जा सकता है। ये अपन ने पढ़ा हुआ है। द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा। फिर यह भी कहा गया कि कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे वो राज्यसभा का हो, अगर उसको डिफेक्शन के ग्राउंड्स पर डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है तो वो मिनिस्टर के तौर पे भी अपॉइंट नहीं किया जा सकता, ये भी बोल दिया गया। देखो, एक तो क्या बोला गया कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ या मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनिस्टर्स सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कितने हो सकते हैं, 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा। दूसरा ये बोला गया कि अगर किसी मेंबर को डिफेक्शन के ग्राउंड्स पर डिस्क्वालीफाई किया गया है तो वो मिनिस्टर के तौर पर भी अपॉइंट नहीं किया जा सकता। स्टेट की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए बोला गया कि किसी भी स्टेट में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो सकते हैं, 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दैट स्टेट। उस स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली की जितनी टोटल स्ट्रेंथ है उसका 15% मैक्सिमम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो सकते हैं उस स्टेट में। लेकिन हाँ, एक चीज़ और है कि कम से कम 12 तो होनी चाहिए, 12 से कम नहीं हो सकते हैं। भाई
किसी लेजिस्लेटिव असेंबली की स्ट्रेंथ है मान लो 60 मेंबर्स, अब उसका 15% अगर 12 से कम आ रहा है तो वो नहीं हो सकता। कम से कम 12 तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे ही स्टेट की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, लेकिन ज़्यादा कितने हो सकते हैं? सिर्फ 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दैट स्टेट। और कोई भी मेंबर स्टेट की लेजिस्लेचर का, चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबली में हो चाहे वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में हो, अगर उसको डिफेक्शन के ग्राउंड्स पर डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है तो उसको मिनिस्टर के तौर पे भी अपॉइंट नहीं किया जा सकता। ये सारी चीज़ें अपन ने पढ़ी हुई हैं, पहले से अपन ये जानते हैं। फिर 2-3 चीज़ें और बोली गई कि कोई भी डिस्क्वालीफाइड मेंबर, चाहे वो पार्लियामेंट का हो चाहे वो स्टेट लेजिस्लेचर का हो, वो मिनिस्टर के तौर पर अपॉइंट नहीं किया जा सकता और वो किसी भी रेम्यूनरेटिव पॉलिटिकल पोस्ट को भी होल्ड नहीं कर सकता, उस पर भी उसको अपॉइंट नहीं किया जा सकता। और ये रेम्यूनरेटिव पॉलिटिकल पोस्ट क्या होती है उसको भी डिफाइन किया गया। कोई भी ऐसा ऑफिस, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिस, जिसके लिए सैलरी या रेम्यूनरेशन जो है वो पब्लिक रेवेन्यू से दिया जाता है, मतलब सरकार के फंड से, पब्लिक रेवेन्यू से अगर किसी ऑफिस की सैलरी पे की जाती है, अगर किसी ऑफिस का रेम्यूनरेशन पे किया जाता है, तो ऐसे रेम्यूनरेटिव पॉलिटिकल पोस्ट के ऊपर किसी भी डिस्क्वालीफाइड मेंबर को अपॉइंट नहीं किया जा सकता है। भाई ये भी तो हो सकता है कि कोई आदमी बोले कि हाँ साहब मैं अपनी पॉलिटिकल पार्टी को स्विच कर रहा हूँ, मेरी पॉलिटिकल पार्टी की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, मेरी मेंबरशिप भी खत्म हो जाएगी, लेकिन आप मेरे को फलानी रेम्यूनरेटिव पॉलिटिकल पोस्ट के ऊपर अपॉइंट कर देना, वहाँ से मेरे को पैसा मिलता रहेगा, दिक्कत क्या है, अगली बार चुनाव लड़ूंगा फिर जीत जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको भी यहीं खत्म कर दिया गया कि कोई भी ऐसा पॉलिटिकल पोस्ट, रेम्यूनरेटिव पॉलिटिकल पोस्ट, कोई भी ऐसा ऑफिस जिसकी सैलरी, जिसका रेम्यूनरेशन पब्लिक रेवेन्यू से पे किया जाता है, उसमें उस डिस्क्वालीफाइड मेंबर को अपॉइंट नहीं किया जा सकता। और कोई भी ऐसा ऑफिस जो किसी भी ऐसी बॉडी के अंडर है जिसको कि पूरी तरीके से या पार्शली सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ओन करती है और उसकी सैलरी, उसकी रेम्यूनरेशन वो बॉडी पे करती है, उसमें भी इस डिस्क्वालीफाइड मेंबर को अपॉइंट नहीं किया जा सकता है। लेकिन एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट वेयर सच सैलरी और रेम्यूनरेशन पेड इज कंपनसेटरी इन नेचर। कंपनसेशन के तौर पे अगर डिस्क्वालीफाइड मेंबर को आपको रेम्यूनरेशन देना है तो दिया जा सकता है किसी ऑफिस से, अदरवाइज किसी भी ऑफिस में जहां से सैलरी और रेम्यूनरेशन वो बॉडी पे कर रही है जो कि सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ओन की जाती है, चाहे पूरी तरीके से पार्शियली, वहां पे डिस्क्वालीफाइड मेंबर को अपॉइंट नहीं किया जा सकता। ये जो एक्सेप्शन है इसको समझो, कहने की कोशिश क्या कर रहे हैं, कंपनसेटरी इन नेचर। फॉर एग्जाम्पल कोई डिस्क्वालीफाइड मेंबर है, उसको किसी चीज के लिए कंपनसेशन दिया जाना था, जैसे मान लेते हैं कि उसकी जमीन किसी काम के लिए सरकार ने एक्वायर करी, अब उसको कंपनसेशन तो देना ही पड़ेगा, उसकी जमीन को आप एक्वायर कर रहे हो, उसने डिफेक्शन किया वो अलग चीज है, लेकिन उसकी जमीन आपने एक्वायर की थी, उसके लिए कंपनसेशन तो देना ही पड़ेगा। ये जो कंपनसेशन है ये दिया जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सैलरी वगैरह या किसी भी ऐसे ऑफिस में उसको अपॉइंट नहीं किया जाएगा, कंपनसेशन दे सकते हो। और फिर फाइनली ये जो प्रोविजन था स्प्लिट वाला कि 1/3 मेंबर्स अगर स्प्लिट करके जा रहे हैं तो उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होगा, इसको भी डिलीट कर दिया गया इस 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 के थ्रू। इसके बारे में अपन ने पिछले सेशन में पढ़ा है। देखो एक बार फिर से देख लेते हैं क्या पढ़ा अपन ने बातचीत ये की कि एक तो 10 शेड्यूल लाया गया था पॉलिटिकल करप्शन को खत्म करने के लिए। इसके एडवांटेजेस हैं, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, मर्जर की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर देता है, पॉलिटिकल करप्शन को रिड्यूस करता है और पॉलिटिकल पार्टीज के एग्जिस्टेंस को एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन भी देता है। लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं जो बड़े क्रिटिसिज्म है। एक तो डिसेंट और डिफेक्शन के बीच में जो डिफरेंस है उसको प्रॉपरली डिवाइड नहीं किया गया है, डिसेंट का जो राइट है उसको छीन लिया गया है। दूसरा जो बड़ा क्रिटिसिज्म है, इंडिपेंडेंट मेंबर्स और नॉमिनेटेड मेंबर्स के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन किया गया है ये बड़ा इलॉजिकल है। फिर इंडिविजुअल डिफेक्शन और ग्रुप डिफेक्शन के बीच में जो डिफरेंशिएशन किया गया, डिस्टिंक्शन किया गया, ये भी बड़ा इरेशनल लगता है। आउटसाइड द लेजिस्लेचर मेंबर्स क्या कर रहे हैं, अगर कोई करप्शन कर रहे हैं तो उसके बारे में कोई बातचीत नहीं की गई है। और प्रिसाइडिंग ऑफिसर की ये जो अथॉरिटी है, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, इसको भी क्वेश्चन किया जाता है कि ये जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है ये कितना इम्पार्शियल रहेगा और कितनी लीगल नॉलेज है इसके पास में, इस पर भी सवाल उठते हैं। फिर हमने देखा कि इस बैकड्रॉप में 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 को लाया गया इस एंटी डिफेक्शन लॉ को और मजबूत करने के लिए। और इसके प्रोविजंस क्या कहते हैं, एक तो ये बोला गया कि सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स
15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा हो सकते हैं। कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चाहे वो लोकसभा से हो चाहे राज्यसभा से हो, अगर वो डिफेक्शन के ग्राउंड्स के तहत डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है तो उसको एज अ मिनिस्टर भी अपॉइंट नहीं किया जा सकता। स्टेट की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कितने हो सकते हैं मैक्सिमम? 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दैट स्टेट, लेकिन कम से कम 12 होने चाहिए। और वही सेम कि कोई भी स्टेट की लेजिस्लेचर का मेंबर अगर डिफेक्शन के ग्राउंड्स पर डिस्क्वालीफाई होगा तो उसको मिनिस्टर के तौर पर भी अपॉइंट नहीं किया जा सकता। आगे ये भी बोला गया कि कोई भी ऐसा डिस्क्वालीफाइड मेंबर, चाहे वो पार्लियामेंट से डिस्क्वालीफाई हुआ है चाहे किसी स्टेट लेजिस्लेचर से डिस्क्वालीफाई हुआ है, उसको रेम्यूनरेटिव पॉलिटिकल पोस्ट के लिए भी अपॉइंट नहीं किया जा सकता है। कोई भी ऐसा ऑफिस जिसका सैलरी, जिसका रेम्यूनरेशन पब्लिक रेवेन्यू से दिया जाता है, उसको बोल देते हैं रेम्यूनरेटिव पॉलिटिकल पोस्ट। या कोई भी ऐसा ऑफिस जो किसी ऐसी बॉडी के अंडर है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट पूरी तरीके से या पार्शियली ओन करती है, उसको भी रेम्यूनरेटिव पॉलिटिकल पोस्ट बोलते हैं। और स्प्लिट वाला जो प्रोविजन था उसको डिलीट कर दिया गया और इसके साथ ये चैप्टर खत्म हो गया। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको ढंग से ध्यान से पढ़ना। थैंक यू वेरी मच।